हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे आंशिक कर योग्य भत्ते। लास्ट हमने किया था कार्यक्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता। आज हम शुरू करने जा रहे हैं संशोधित कार्यक्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता, कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस। यह भत्ता कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में तथा मिजोरम एवं त्रिपुरा के समस्त क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह तक करमुक्त होता है। यदि इससे अधिक की राशि का भत्ता है तो जो आधिक्य की राशि होगी वो कर योग्य हो जाएगी। अगला हमारा भत्ता आता है विद्रोह या उपद्रव नियंत्रण भत्ता। देखो, विद्रोह एवं उपद्रव नियंत्रण भत्ता जो है यह सशस्त्र जो सैनिक दल के सदस्य हैं उनकी नियुक्ति के मूल स्थान से किसी अन्य स्थान पर विद्रोह या उपद्रव नियंत्रण हेतु 30 दिन से अधिक के लिए नियुक्त करने पर प्रदान किया जाता है। यानी कि हमारे जो सशस्त्र सैनिक दल हैं उनके सदस्य उनकी जिस मूल स्थान पर नियुक्ति हुई है वहाँ से उन्हें यदि ऐसे स्थान पर भेजा जाता है जहाँ कोई विद्रोह या उपद्रव हुआ है और 30 दिन से अधिक के लिए यदि उनकी ऐसे स्थान पर नियुक्ति की जाती है तो उन्हें यह भत्ता प्रदान किया जाता है। और ऐसा भत्ता 3900 रुपये प्रति माह तक करमुक्त होता है। इससे अधिक यदि मिलता है तो वो कर योग्य हो जाता है। अगला भत्ता आता है हमारे पास सीमा क्षेत्र भत्ता, दूरस्थ क्षेत्र भत्ता, कठिन या दुर्गम क्षेत्र भत्ता एवं अशांत या दंगाग्रस्त क्षेत्र भत्ता। यह भत्ता भी हम जो देते हैं उसको हम 6 कैटेगरी में डिवाइड करके देते हैं। तो इस भत्ते की कर मुक्त राशि अलग अलग क्षेत्रों के लिए 200 रुपये से लेकर 1300 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है। और इसके लिए 6 कैटेगरी बना दी गई है, ए से एफ तक, और उस कैटेगरी के हिसाब से कर मुक्ति प्रदान की जाती है। जैसे कैटेगरी ए 1300 रुपये प्रति माह, कैटेगरी बी 1100 रुपये प्रति माह, कैटेगरी सी 1050 रुपये प्रति माह, डी 750 रुपये प्रति माह, ई 300 रुपये प्रति माह और एफ 200 रुपये प्रति माह। तो जिस भी कैटेगरी में कर्मचारी आता है उस कैटेगरी के हिसाब से हम इस भत्ते की राशि को करमुक्त करते हैं। उससे अधिक की राशि को हम कर योग्य मानकर उसकी वेतन की आय में शामिल करते हैं। अगला आता है हमारा उच्च दबाव क्षेत्र भत्ता, जो विषम परिस्थितियों में दिया जाता है। यह भत्ता केवल सशस्त्र सेवा दल के उन कर्मचारियों को जो 9000 फीट से अधिक की ऊंचाई वाले स्थान पर कार्यरत हैं उनको दिया जाता है और निम्नानुसार ये करमुक्त होता है। पहला, 9000 से 15000 फीट की ऊंचाई पर काम करने की दशा में 1060 रुपये प्रति माह यह करमुक्त होता है। और यदि ये 15000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर है तो यह 1600 रुपये प्रति माह करमुक्त होता है। इसके बाद आता है हमारा अधिक क्रियाशील क्षेत्रों में काम करने पर विशेष क्षतिपूरक भत्ता। यह भत्ता 4200 रुपये प्रति माह तक केवल सैन्य दलों के कर्मचारियों के लिए करमुक्त होता है। फिर है द्वीप नियुक्ति संबंधी भत्ता, आइलैंड ड्यूटी अलाउंस जो होता है। सशस्त्र सैनिक दलों की अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह में यदि नियुक्ति होती है तो यह भत्ता 3250 रुपये प्रति माह तक करमुक्त होता है। इस तरह हमने ये भत्ते देखे जो हमें याद रखने पड़ेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे कि किस सीमा तक करमुक्त होते हैं। तो आप बिल्कुल ये मानकर चलें, बार बार मैं आपको कहती हूँ कि आयकर में जितने भी प्रावधान हैं वो हमें याद रहेंगे, तभी हम इसके व्यवहारिक प्रश्न, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारी तीसरी कैटेगरी आती है पूर्णतः कर योग्य भत्ते, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस का मतलब क्या हुआ? इसमें कोई रियायत नहीं है। यदि एक कर्मचारी को भत्ता नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जाता है
तो आप कर्मचारी की वेतन से कर योग्य आय की गणना करते समय उसके सकल वेतन में इन निम्नलिखित भत्तों को शामिल करेंगे। पहला, महंगाई भत्ता, नगर क्षतिपूरक भत्ता, ग्रामीण भत्ता, चिकित्सा भत्ता, नौकर भत्ता, प्रॉक्टर भत्ता, वार्डन भत्ता, परियोजना भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, अधिसमय भत्ता, अंतरिम राहत, टिफ़िन भत्ता, परिवार भत्ता, भोजन भत्ता, दूरभाष भत्ता, गार्ड भत्ता, नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता एवं अन्य भत्ते। अन्य भत्तों में कुछ और इस तरह के भत्ते होते हैं, जैसे मान लीजिए हार्ड ड्यूटी अलाउंस है, कठिन कार्य क्षेत्र भत्ता है, या मान लीजिए उसको कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण यदि कोई भत्ता दिया जा रहा है तो उसे हम अन्य भत्तों में शामिल करते हैं। लेकिन उपरोक्त 2 कैटेगरी के अलावा जो हमने पूर्णतया करमुक्त और आंशिक कर योग्य पढ़ी है, उसके अलावा जितने भी भत्ते करदाता को, कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा प्रदान किए जाते हैं, वे सभी भत्ते क्या होते हैं, कर योग्य आय में शामिल किए जाते हैं। जब मैं आपको ऑनलाइन असाइनमेंट दूंगी स्टूडेंट्स, तब मैं आपसे ये जितने भी भत्ते मैंने अभी तक आपको करवाए हैं, इसका मैं न्यूमेरिकल आपको दूंगी। आप उसे सॉल्व करके मुझे सबमिट करिए। अगर आपको नहीं आता है तो भी करके मुझे जैसा भी आता है भेजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके उसका आपको समाधान बताऊंगी। अगला हमारा बिंदु आता है नई पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन द न्यू पेंशन स्कीम। देखिए, इस योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी के वेतन के 10% के बराबर राशि सरकार नई पेंशन योजना NPS में जमा कराती है, वह इतनी राशि कर्मचारी भी देता है। तो जो सरकार इसमें अंशदान करती है उसे कर्मचारी की आय माना जाता है एवं वेतन शीर्षक की आय में शामिल किया जाता है। अब इसमें क्या है, देखिए, ऐसा कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होता है और उसको पेंशन मिलती है तो ऐसी प्राप्त राशि पेंशन की संपूर्ण राशि कर्मचारी के लिए वेतन शीर्षक की आय मानी जाएगी। अब हम करेंगे वेतन के स्थान पर लाभ। देखिए क्या होता है, एक नियोक्ता के यहाँ जब कर्मचारी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसको वेतन के अलावा भी कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं। वो बेनिफिट होते हैं उसकी सेवानिवृत्ति या उसकी मृत्यु, जो भी दोनों में से पहले हो, उसको ध्यान में रखते हुए उसे कुछ लाभ दिए जाते हैं। तो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को सेवा शर्तों के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ भी दिए जाते हैं, जो आयकर अधिनियम 1961 में वेतन शीर्षक में कर योग्य होते हैं। इसमें मुख्यतः किस किस को शामिल किया जाता है? पहला, अर्जित अवकाश वेतन, अर्न लीव सैलरी। ये जितने भी मैं आपको लाभ बता रही हूँ वेतन के स्थान पर, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ये सारे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे। दूसरा आता है ग्रेच्युटी, जिसे हम उपदान भी कहते हैं, मासिक पेंशन, मंथली पेंशन एवं एकमुश्त पेंशन, इसको हम कम्यूटेड पेंशन भी कहते हैं। क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर प्राप्त राशि, VRS जिसको हम कहते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त राशि, इसको हम की मैन पॉलिसी कहते हैं, जो मैं आपको बताऊंगी विस्तार से। फिर है नोटिस अवधि का प्राप्त वेतन, जिसे नोटिस सैलरी कहा जाता है। नौकरी ग्रहण करने से पूर्व एवं निवृत्ति के पश्चात वेतन। और आखिरी हमारा होगा विभिन्न भविष्य निधियों से प्राप्त राशि। देखिए, ये जो 9 बिंदु हैं, ये जो 9 लाभ हैं जो वेतन के स्थान पर मिलते हैं, इन्हें हम एक एक करके अगली क्लास में हम इनको विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, डिस्कस करेंगे। और मैं चाहती हूँ आपको ये, अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन इसमें रहे तो आप इसका तुरंत मुझसे समाधान पूछें, क्योंकि हमारा इतने प्रोविज़न इनकम टैक्स में होते हैं कि हम इन्हें एक्यूमुलेट नहीं करें, हम इन्हें एकत्रित नहीं करेंगे, हमें आज प्रॉब्लम है हम कल पूछेंगे। आप मुझसे तुरंत पूछिए और इनका समाधान लीजिए। आज की क्लास में इतना ही है। अगली क्लास में मैं आपको अर्न्ड लीव सैलरी से एक एक करके ये बिंदु समझाऊंगी। धन्यवाद।